नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 8 अगस्त और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको हम कवर करेंगे और इन संस्थाओं से आपसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं या फिर ये चर्चा में रहती है तो या फिर कभी-कभी ट्रेडिशनल प्रश्नों के तौर पर भी इनसे पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, अगर कुछ नया डेवलपमेंट होगा तभी आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपसे बिना चर्चा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन हम उस टॉपिक से लेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करेंट अफेयर से हम लेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को और लेते हैं पहला प्रश्न। बेनिलक्स क्या है? ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है, कई अन्य स्टेट्स के एग्जाम में पूछा गया है। बेनिलक्स जो है ये एक संघ है। बेनिलक्स संघ में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये 3 देश शामिल हैं। कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और उन्हीं के बीच में समझौता हुआ था तब बेनिलक्स बना था। तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1944 के सितंबर में समझौता हुआ था और 1947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि आपको वो चीजें भी याद रखनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि 44 में समझौता हुआ और 1 जनवरी 1948 से ये लागू हो गया था। और इन सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया था, अपने बीच में जो चुंगी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, 1945 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना हुई थी। यूरोपियन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ये बात हो रही है, तो इसकी स्थापना ये कह रहे हैं कि 1945 में हुई थी, जबकि ये सही है कि 1961 में हुई थी। 1945 गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में उच्चतम आर्थिक विकास तथा रोजगार की व्यवस्था करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका यही उद्देश्य ही है कि जो भी इसके सदस्य देश होंगे उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके, उच्चतम और रोजगार मिल सके वहां के सदस्य देश के नागरिकों को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ये पेरिस में पड़ता है और पेरिस पड़ता है फ्रांस में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओईसीडी, ठीक है ना, ये उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। मानव विकास सूचकांक इनका बहुत उच्च है और विकसित देशों के तौर पर, डेवलप्ड कंट्री के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का आरंभ 3 मई 1960 को हुआ। तो ये 3 मई 1960 को यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का आरंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना में किस संधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही? यूरोपीय संघ की स्थापना में जो संधियां थी उनमें कई संधियां रिलेटेड है। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी 1951 में, रोम की संधि हुई थी 1957 में और यूरोपीय एकता अधिनियम एक पारित हुआ था। ये संधि तो नहीं है लेकिन ये अधिनियम भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि 1946 में, सॉरी 86 में, 1986 में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ की स्थापना से रिलेटेड है। तो इनको डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, तीनों को डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आप बस सुने रहेंगे तो आप इसको सही टिक ही कर देंगे। अगला प्रश्न, यूरो मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। यूरो मुद्रा का जो चलन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो यूरो मुद्रा सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यूरोपीय क्षेत्रों में ये चलती है, यूरोपीय देशों में चलती है। और यूरोपीय संघ जो बना था, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या था? यूरोप के लोगों के लिए संघ को लगातार एक दूसरे के निकट लाना, नागरिकों को कनेक्ट करना, नागरिकों के लिए सुविधाओं का प्रसार करना। यूरोपीय संघ की जो ये कार्य प्रणाली थी उसी के तहत ये यूरो मुद्रा भी चलाई गई और 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, अच्छा जरा आज देख के बताइएगा कि 1 यूरो बराबर कितने रुपए? ठीक है, ये आपको आज सर्च करना है और डॉलर भी लगे हाथ सर्च कर लीजिएगा। ये सब थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जब आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा सरल है, हम देखते रहते हैं लेकिन सही नहीं हो पाते हैं, तो ये सब देखा करिए।
नील्स शिखर सम्मेलन एक हुआ था, इसका संबंध किससे है? नील्स शिखर सम्मेलन का संबंध भी यूरोपीय संघ से ही है। यूरोपीय संघ के 15 सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुखों की यूरोपीय समिति का एक शिखर सम्मेलन नील्स में हुआ था। और नील्स कहाँ पे है? फ्रांस में। 4 दिन का ये वार्तालाप हुआ था 11 दिसंबर 2000 को। उस समय ये स्थितियां थी, 15 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में एक स्थान पड़ता है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है क्या, ये बताना है आपको। ब्रुसेल्स क्या उसकी राजधानी है? अगर है तो उसको बताइएगा, नहीं है तो सर्च करके आप बताइएगा कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। कैपिटल ऑफ बेल्जियम आपको बताना है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, द यूरोपियन काउंसिल में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष को यूरोपियन काउंसिल में शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरोपीय काउंसिल का ये सदस्य होता है। और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन सदस्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की संस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरोपियन जो ये काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन दिया हुआ है, ये सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों की संस्था है, न कि वित्त मंत्रियों की। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, है ना, फिनांस मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फिनांस मिनिस्टर ये गलत है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, यूरोपीय ओम्बुड्समैन यानी जिसको लोकपाल, हिंदी में लोकपाल कहते हैं, वहां पर 1995 में इसको प्रारंभ किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय जो ओम्बुड्समैन है इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में नहीं, स्ट्रासबर्ग में है। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना, कहां पे पड़ता है? फ्रांस में स्ट्रासबर्ग। और स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है, स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी की स्थापना बर्लिन संधि द्वारा 1958 में की गई थी। क्या ये सही है? यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना बर्लिन संधि के द्वारा नहीं की गई थी, यहां पर लिखिए रोम संधि। अगर रोम होता तो ये सही होता, तो पहला गलत हो गया। और यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक्स ईएससीबी का जो मुख्यालय है ये स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपीय सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक्स ईएससीबी का मुख्यालय कहां पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जर्मनी में इसका मुख्यालय पड़ता है। तो दूसरा भी गलत है। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ईआईबी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना रोम संधि के अंतर्गत हुई थी 1958 में। और यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक का जो मुख्यालय है वो फ्रैंकफर्ट में है। और फ्रैंकफर्ट कहां पे है? जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरो स्टेट का मतलब जो पर्पस था, जो एम था, टारगेट था, वो था यूरोपीय संघ को उच्च गुणवत्ता पर आधारित सांख्यिकीय सेवा उपलब्ध कराना। स्टेट जो यहाँ पे शब्द आ रहा है स्टैट, तो ये स्टेट नहीं है, स्टैट है, स्टेटिक वाला स्टैट है। ठीक है, तो इसका यही, इसका उच्च गुणवत्ता युक्त सांख्यिकीय सेवा उपलब्ध कराना ही लक्ष्य था, यही इसका उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपको नहीं आता है दोबारा उसको पढ़िए। प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी मीनिंग निकालिए। अगर कोई कठिन शब्द है उसका संधि विच्छेद करिए, तोड़िए उसको समझने की कोशिश करिए और फिर ऑप्शन पे उसको अप्लाई करिए। निश्चित तौर पर अगर थोड़ा सा भी कभी पढ़े होंगे तो उत्तर निकल आएगा, सही सटीक उत्तर निकल आएगा। ये विधि आपको किसी भी एग्जाम में अपनानी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, काला सागर आर्थिक सहयोग समूह का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। काला सागर आर्थिक सहयोग के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1992 में तो गठित हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें जो सदस्य है अल्बानिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान, बुल्गारिया, ग्रीस, मोल्दोवा, रोमानिया, रूस, टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब इसके सदस्य देश हैं। 11 सदस्य देश उस समय थे जब इसका 92 में ये समूह का गठन हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि काला सागर आर्थिक सहयोग समूह का कौन सा सदस्य नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा
कि आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, अल्बानिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्दोवा, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन ये सब इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न, नाफ्टा का क्या अर्थ है? यानी कि नाफ्टा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता इसका फुल फॉर्म है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह समझौता सदस्य राज्यों के मध्य व्यापार संवर्धन तथा परस्पर व्यापारिक करों में कटौती हेतु 1 जनवरी 1994 को किया गया था। यह समझौता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में हुआ था। अभी ये चर्चा में रहा है, इस कारण से ये फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाफ्टा 2.0 करंट अफेयर में हमने इसको डिस्कस किया था, वहां से अपडेट करना चाहिए आपको इसको। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ की स्थापना सदस्य राज्यों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसी जो भी संघ बनाए जाते हैं, ऐसे संघ, कोई भी ऐसा एसोसिएशन किया जाता है, ऐसा कोई भी ग्रुप बनाया जाता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और आज का जो भौतिक समाज है, भौतिकवादी जो युग है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि व्यापार के लिए ही ये सारी चीजें की जाती हैं। दूसरा इसका स्टेटमेंट दिया है कि इसका मुख्यालय मोंटेवीडियो उरुग्वे में है। बिल्कुल सही है, मोंटेवीडियो पड़ता है उरुग्वे में, और वहां पे मोंटेवीडियो में इसका मुख्यालय है लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ। ठीक है ना। आपके लिए एक प्रश्न है, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, फिर भी मैं पूछता हूँ। मैं बेशर्म का इंसान हूँ, आपको शर्म नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेशर्म हूँ। मैं बार बार प्रश्न पूछूंगा और आप उसका उत्तर नहीं देंगे तब भी पूछूंगा, और मुझे पता है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन मैं तब भी पूछता रहूंगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मन करेगा तो आप लैटिन अमेरिकी जो देश हैं उनके नाम गिना दीजिएगा कमेंट करके। अगला जो प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, जिसको एपेक बोलते हैं, है ना, APEC। ठीक है, एपेक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और ये स्वतंत्र एवं खुले व्यापार क्षेत्र में वास्तविक आर्थिक सहयोग के लिए गठित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक आइसलैंड फोरम का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? पैसिफिक आइसलैंड फोरम का मुख्यालय फिजी में स्थित है। फिजी द्वीप में एक, फिजी जो द्वीप समूह है उसमें एक स्थान पड़ता है सुआ, तो सुआ में ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रशांत द्वीपों का एक मंच है, ये प्रशांत क्षेत्र में जो द्वीप पाए जाते हैं, पैसिफिक मतलब प्रशांत, और अक्टूबर 2000 में दक्षिण प्रशांत मंच का जो गठन किया गया था पहले, उसी का नाम परिवर्तित करके पैसिफिक आइलैंड्स फोरम कर दिया गया था, है ना। और इसकी जो पहली बैठक है वो 1971 में हुई थी, लेकिन नाम बदला गया है 2000 में। 16 सदस्य राज्य इसमें है ना। और ये व्यापार, निवेश, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले हैं उन पर बहस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैप में इन लोकेशंस को जरूर देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, कनाडा वर्ष 1976 में G7 में शामिल हुआ था। G7 जो समूह है, ग्रुप ऑफ 7 जिसको बोलते हैं, इसमें कनाडा जो है ये 1976 में शामिल हुआ था। तो कनाडा 1976 में शामिल हुआ था। और वर्ष 1997 में रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, और फिर ये कई वर्षों बाद G7 को G8 के रूप में 1997 में रूस शामिल हुआ था, तो ये G8 हो गया था। ठीक है ना। और G7 का गठन 1975 में हुआ था, ये कहा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 के बारे में ये प्रश्न। वैसे G7 पे हमने एक और उसमें डेली जीके में हमने एक एपिसोड डिस्कस किया था। G7 में रूस कब शामिल हुआ, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो रूस इसमें शामिल हुआ था, G7 में कब शामिल हुआ था? ये शामिल हुआ था 1997 में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निकाल दिया गया, तो G7 G8 हो गया था, G8 के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन जब ये 2014 में निकल गया, तब फिर से इसको G7 कहा जाने लगा। अब रूस इसमें नहीं है, करंट जो इस समय का स्टेटस है उसमें रूस शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और ये तय हो चुका है, भारत जो मेजबानी करेगा इसकी G20 शिखर सम्मेलन की, वो कब करेगा?
ये भविष्य का प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 समूह का गठन वैसे तो कब हुआ था? 1999 में, लेकिन G20 समूह का जो मेजबानी का जिम्मा भारत को दिया जाएगा ये 2022 में दिया जाएगा। G20 के जो सदस्य हैं, एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से बस सुन लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया यानी भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये इसके मुख्य जो है वो सदस्य हैं। ठीक है ना? और ये ध्यान रखिएगा 22 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो भी बने, इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो आपको जानना है कि एक संवैधानिक निकाय है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य कई सेवाएं हैं जिनके लिए परीक्षा आयोजित कराता है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत हुई थी। आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं, तो 1+10 का इसमें ये होता है। और इस समय प्रदीप कुमार जोशी जो कि शिक्षाविद हैं, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार ये 5वां संस्करण इसका मनाया गया है, 5th संस्करण मनाया गया है। और इस समय जो केंद्रीय कपड़ा और बाल विकास मंत्री हैं, कौन? श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो स्मृति ईरानी ने इसका विज्ञान भवन से एक कार्यक्रम के जरिए इसमें उन्होंने शिरकत की, क्योंकि इस बार वैसे कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2016, 17, 18, 19, 20 2016 में ये शुरू किया गया था, 16 में पहला मनाया गया था और उसके बाद में 5वां मनाया जा रहा है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये जो दो तिथियां 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था? परमाणु बम का हमला किया गया था। तो पहला परमाणु बम हमला जो था वो हुआ था, जिसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन जब उसका गलत उपयोग होता है तो इसी तरीके से ये सामने आती है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस अंतरिक्ष कंपनी के मंगल परीक्षण रॉकेट का ऊर्ध्व लैंडिंग के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, नहीं किया गया है, तो किसका किया गया? अपवर्ड लैंडिंग इसकी किसके द्वारा की गई है? कौन सी अंतरिक्ष कंपनी है? तो ये है स्पेस एक्स। एलोन मस्क का नाम सुना है? एलोन मस्क जो है उनकी ये कंपनी है ना? और उन्होंने मंगल रॉकेट शिप के एक प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नासा के तहत इसको पैसे से भी दिए जाते हैं, धन मुहैया कराया जाता है। नहीं तो ये प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारा पैसा भी लगता है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भागीदारी की है? प्रसार भारती के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग स्कूलों में राष्ट्रगान गाने की भावना को फिर से निर्मित करने, मतलब एक राष्ट्रगान गाया जाए स्कूलों में, इसके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसमें जो भागीदारी की है वो गूगल ने की है प्रसार भारती के साथ। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, कोई टेक प्रेमी प्रश्न बनाए। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इनोवेशन हब, इनोवेशन यानी कि नवोन्मेष, है ना? तो ये जो हब बनाया जा रहा है, तो इस हब को बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो वित्तीय समावेशन की जो ये सारी घोषणाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस समय की आवश्यकता के हिसाब से ही हो रही है। स्टार्टअप की सहायता के लिए हो रही है, कुशल बैंकिंग लेन देन के समाधान के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब मेंस में लिखिए तो थोड़ा सा सोच कर इन चीजों को रिलेट करके लिखिए। अगला प्रश्न, भारत में मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया? बहुत सारे लोगों को मछली खाना पसंद होता है, कोई कहीं के गंगा की मछली बनाता है, कोई उन्नाव से मंगाता है, तो कोई कहीं से मंगाता है।
तो ये खैर उन्नाव वाली में पता नहीं है डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये जो ऋण दिया है ये मालदीव को दिया है। किसको दिया है? मालदीव को। मछुआरों के साथ आप श्रीलंका में पहुंच जाइएगा। मालदीव को दिया है। और मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी है, इसको MIFCO मिफ्को बोलते हैं, उसको मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए दिया गया है। और 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का एक हिस्सा है भारत द्वारा जो देश मतलब दिया जाता है, उसमें 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है उसी के पार्ट के तौर पे 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो कैग होता है, कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है और 148 से 151 तक के जो आर्टिकल है वो कैग से रिलेटेड है। और भारत के संविधान में कैग पद का उल्लेख किया गया है, संवैधानिक पद है और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत ये आता है। कैग जो अभी नियुक्त किया गया है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया और इनको कैग बना दिया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हम करने जा रहे हैं, मतलब पाने जा रहे हैं, वो लक्ष्य चीन को भी पीछे करने जा रहे हैं, और जब पद वक्त देने की बात आती है तो उन्हीं लोगों को रिटायर कर करके इधर से इस्तीफा दिला के उधर, मतलब लगता है कोई दुनिया में बचा ही नहीं। बड़ा अजीब चीज है ये, क्यों होता है पता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है कैग, वित्त के संरक्षण का काम करता है, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, राज्य एवं केंद्र दोनों में ये कार्य करता है। ये मत समझिएगा केवल स्टेट लेवल पे, मतलब केंद्र सेंट्रल लेवल पे ये काम करेगा। भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय प्रशासन बना रह पाए, ये इसकी कोशिश होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे 7 अगस्त 2020 से एक विशेष साप्ताहिक पार्सल ट्रेन किसान रेल की शुरुआत करने जा रही थी, जो किया है इसने, शुरुआत की है इसने, जो कि चलेगी किसके बीच में, किस किस के बीच में ये चलेगी? तो ये जाएगी दिल्ली से चलेगी और चली जाएगी बिहार, और बिहारपुर में एक स्थान पड़ता है देव, कौन सा स्थान है ये, गलत है मैं बता रहा हूँ, ये गलत, दिल्ली से नहीं चलेगी ये जो चलेगी ये चलेगी देवलाली महाराष्ट्र से, और दानापुर चली जाएगी बिहार। तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलेगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये केंद्रीय बजट 2020-21 में ये घोषणा की गई थी, उसी के तहत ये चलाया गया है। और ये जो ट्रेन है, ये जो खराब होने वाली चीजें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो किसानों को इससे बहुत मदद मिलने वाली है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसी सरकार की योजना किसानों को मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, पैंगोलिन, पैंगोलिन देखा है आपने? पैंगोलिन देखिएगा नेट पे सर्च करके, पैंगोलिन गूगल में डालिएगा, गूगल बाबा से कहिएगा पैंगोलिन दिखाएंगे। पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है ना, अकेला ऐसा है जो सशल्क स्तनपायी है, सल्क सशल्क सल्क के साथ, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में जगह दी गई है। तो किस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है ना? तो ये स्तनपायी जीव है, खाने और पारंपरिक दवाओं में ये इस्तेमाल होता है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इस्तेमाल होता है, खाने में लोग इसको खा जाते हैं, इस कारण से इसकी अवैध तस्करी होती है। भाई लोगों को खाने पीने का भी बड़ी शॉर्टेज है यार, है ना, पता नहीं क्या 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 खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, चमगादड़ खा जाते हैं, पैंगोलिन खा जाते हैं, दीमक खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। ये जो इंसान है ना, ये मतलब सब कुछ खा जाता है। तो पैंगोलिन जो है ये किस सूची में शामिल है, मतलब किस श्रेणी में शामिल है? तो इसको IUCN की रेड लिस्ट की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में, गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। यानी कि बिल्कुल ये जाने वाला है, लुप्त होने वाला है, लेकिन खाने वाले नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे लास्ट पीस बचा है उसी को खा ले, स्वाद रहेगा, मरने लगेंगे तो याद करेंगे, तो अमर हो जाएंगे। अजीब बात है यार, छोड़ दो उसको, बख्श दो। अगर तुम्हारे घर के लोगों को कोई खाना चालू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? जैसे आपके घर के एक बच्चे को कोई उठा ले या खा ले, ज्यादा बड़ी पार्टी करनी है, आपके चाचा को उठा के या पापा को ले आके खा ले, कैसा लगेगा? सोचिएगा इसको। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिशिष्ट एक
श्रेणी में सूचीबद्ध संरक्षित जीव है। ये ध्यान रखिएगा। भारत में बात करें तो भारत में भी ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। भारतीय जो पेंगोलिन है वो अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है, वो केवल इंडेंजर्ड में है। ये ध्यान रखिएगा, उस इंडेंजर्ड स्थिति में है लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है। ये पूरे विश्व वाली बात हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज का यहीं पे समाप्त होता है डेली 30। और आपको अगर आरओ या हिंदी का क्रैश कोर्स चाहिए या पीसीएस का टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी आपको सूचना चाहिए इस तरह की, तो आप 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से, उसको सर्च करिएगा, आईएएस प्रेप एकेडमी लिखिएगा प्ले स्टोर में, तो उस पर ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेस करते हैं। ये क्लास भी वहाँ पे वीडियो लेक्चर सेगमेंट में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।